नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की तरफ से है। डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान एचएएल की तरफ से पहली बार अपनी HLFT-42 यानी कि हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को अनवील किया गया था, जो कि आगे चल के एक मॉडर्न फाइटर ट्रेनर के साथ साथ एक लो कॉस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जाने वाला है। ऑनेस्टली एचएएल की तरफ से अभी HLFT-42 को किस वजह से डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, इसका कोई भी तुक नहीं बनता। एचएएल पहले से इतना सारा रायता फैला रखा है कि उनको समेटना मुश्किल हो रहा है। हमारी इमीडिएट ज़रूरत अभी तेजस मार्क 2 से पूरा होने वाला है, एमका से पूरा होने वाला है, फिर ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर से पूरा होने वाला है। लेकिन एचएएल इन सभी को आधा अधूरा छोड़कर एक नए फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में लगा हुआ है, जिसको इंडियन एयरफोर्स खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। फिलहाल एचएएल की तरफ से भी HLFT-42 के फर्दर डेवलपमेंट के लिए एक RFI को इशू किया जा रहा है, जिसमें एचएएल की तरफ से भी 17 मार्च 2025 को HLFT-42 एयरक्राफ्ट के लिए इंजन्स को सप्लाई करने के लिए ग्लोबल RFI को इशू किया गया है। RFI के मुताबिक HLFT-42 के लिए एक 95 to 100 किलोन्यूटन क्लास के इंजन की ज़रूरत पड़ने वाली। इसका वेट 16.5 टन के आसपास होने वाला है, जो कि तेजस मार्क 2 से बस 1 टन कम होने वाला है। इसके अलावा इसमें बाकी सभी सिस्टम मौजूद होने वाला है, जो कि तेजस मार्क 2 में मौजूद होने वाला है। और भले इसको एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया जाएगा, लेकिन एक फुल फ्लेज्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर ऑपरेट किया जा सकता है। एचएएल का कहना है कि वो इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और आगे चल के T-50 या फिर हॉक जैसे एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में इसको ग्लोबल मार्केट में पिच करना चाहते हैं। अब इसमें एचएएल सफल होगा या फिर नहीं होगा, ये तो समय आने पर ही पता लगने वाला। लेकिन वर्तमान के लिए जहां पर हमारे पास तेजस मार्क 2, एमका या फिर ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर जैसे मेजर प्रोजेक्ट के लिए टाइम और बजट की कमी पड़ रही है, तो दूसरे प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज का वेस्ट करना समझदारी की बात नहीं होने वाली है। अगला अपडेट लाइट टैंक की तरफ से, और अभी हम DRDO की तरफ से डेवलप किए जा रहे जोरावर लाइट टैंक के बारे में बात करने वाले हैं। जोरावर टैंक की बात करें तो इसका वजन करीब 25 टन के आसपास है और इसे स्पेशली भारत की तरफ से लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन में डिप्लॉय करने के लिए डेवलप किया गया है। जोरावर टैंक की खास बात इसका पावर टू वेट रेशियो जो कि 35 HP पर टन का है, और ये इस सेगमेंट में मौजूद बाकी किसी भी टैंक के मुकाबले काफी ज्यादा है। खास करके अगर इसे चाइनीज टाइप 15 टैंक के साथ कंपेयर किया जाए तो उस मामले में जोरावर टैंक काफी आगे रहने वाला है, जिस वजह से ये टैंक चाइनीज टैंक के मुकाबले काफी फुर्तीला होने वाला है और पहाड़ों में बेहतर परफॉर्म करने वाला है। लेकिन चाइनीज टैंक की बात करें तो हेड टू हेड कंपैरिजन में चाइनीज टाइप 15 टैंक के पास बेहतर आर्मर मौजूद होने वाली है। इसको काउंटर करने के लिए DRDO की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर आर्मी की जरूरत पड़ती है तो जोरावर टैंक को 32 टन क्लास की टैंक के तौर पर मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसमें बेहतर एडिशनल आर्मर प्रोटेक्शन को प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन एडिशनल आर्मर को ऐड करने से इसका टैंक की मोबिलिटी के ऊपर भी असर पड़ने वाला है, जिस वजह से DRDO की तरफ से भी जोरावर टैंक की 32 टन वेरिएंट के लिए एक 800 HP इंजन को इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। साथ ही बेहतर फायर पावर को प्रोवाइड करने के लिए इसमें 120 mm की मेन गन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि वर्तमान की 105 mm की मेन गन को रिप्लेस करने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए ये सभी एक आइडिया के तौर पर है, और आगे चल के अगर आर्मी जोरावर टैंक में बेहतर आर्मर और बेहतर फायर पावर का डिमांड करता है तो इन ऑप्शन को कंसिडर किया जा सकता है। अगला अपडेट तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया गया है और आगे चल के 97 एडिशनल ऑर्डर को भी प्लेस किया जाने वाला। लेकिन रिसेंटली जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से तेजस में इस्तेमाल होने वाली जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज की इंजन को टाइम पर डिलीवर ना करने की वजह से तेजस की प्रोडक्शन पर इसका काफी बुरा असर पड़ रहा है। ओरिजिनली एचएएल की तरफ से ऑर्डर किए गए इंजन अगस्त से सितंबर 2024 के अंदर ही जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को डिलीवर किया जाने वाला था, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन में इशू होने की वजह से अभी तक इंजन डिलीवर नहीं हो पाया। लेकिन अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बताया जा रहा है कि तेजस के लिए ऑर्डर किए गए इंजन की पहली बैच अभी भारत को जल्दी डिलीवर किया जाने वाला और मार्च की एंड तक पहली बैच को एचएएल को डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बताया जा रहा है कि सप्लाई चेन इशू होने की वजह से जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से F404 सीरीज के इंजन की प्रोडक्शन को रिसेंटली स्टार्ट किया गया, जिस वजह से 2025 में वो बस 12 इंजन को एचएएल को डिलीवर करने वाले हैं। लेकिन 2026 से हर साल वो 20 इंजन को डिलीवर करने वाले। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक प्रॉब्लम सामने
सामने आने वाली, और वो ये है कि HAL हर साल अभी 30 के आसपास तेजस मार्क 1 को बनाने की प्लानिंग कर रही, और अभी नासिक फैसिलिटी ऑपरेशन होने की वजह से साल भर में आराम से 24 तेजस को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। लेकिन अगर जिन इलेक्ट्रिक साल भर में बस 20 इंजन को डिलीवर कर पाएगा तो हमारे पास बेहतर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने के बावजूद भी हम साल भर में 20,000 तेजस को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी फॉरवर्ड एयरवेज में मौजूद एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए एक मेजर स्टेप को लेने का फैसला किया जा रहा है। आमतौर पर किसी भी मिसाइल को इवेड करने के लिए कई तरह के काउंटर मेजर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से डिकॉय एक तरह का काउंटर मेजर सिस्टम होते हैं जो कि एक्चुअल एयरक्राफ्ट तो नहीं होते, लेकिन एक्चुअली ये एयरक्राफ्ट या बाकी किसी वेपन प्लेटफॉर्म की तरह दिखते हैं, जो कि विजुअली हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकते हैं, और ओवरऑल इनको काउंटर मेजर सिस्टम की लिस्ट में गिना जाता है। ऐसे ही अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए डिकॉय एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी Su-30 MKI, तेजस और रफाल जैसे मेजर एयरक्राफ्ट के लिए डिकॉय सिस्टम को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। ये डिकॉय इनफ्लेटेबल सिस्टम्स होने वाले जो कि दिखने में साइज और डायमेंशन के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल एयरक्राफ्ट की तरह दिखने वाले हैं, और इनका RCS भी नॉर्मल एयरक्राफ्ट की तरह ही होने वाला है। ऐसा होने से दुश्मन की सैटेलाइट या रिकॉन एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स को धोखा दिया जा सकता है और हमारी एक्चुअल एयरक्राफ्ट या स्ट्रेंथ को हाइड किया जा सकता है। इसके अलावा अगर एयरवेज में डिकॉय और एक्चुअल एयरक्राफ्ट को एक साथ डिप्लॉय किया जाता है तो किसी भी एयर अटैक या मिसाइल अटैक में दुश्मन को एक्चुअल एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई करने में काफी प्रॉब्लम होने वाली है। इन इनफ्लेटेबल डिकॉय को आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है और काफी मिनिमम टाइम के अंदर इनको तैयार किया जा सकता है। अभी के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसके लिए फॉर्मल RFI को इश्यू नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि सिस्टम इंडियन मेड सिस्टम होने वाला है और जो कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि ऐसे 100 डिकॉय को खरीदने के लिए बस 5 से 10 करोड़ के आसपास खर्चा करना पड़ सकता है और उम्मीद किया जा रहा है कि 2025 के एंड तक इसके लिए फॉर्मल RFI को इशू किया जाएगा और 2027 से 2028 तक इनको ऑफिशियल इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की T-90 मेन बैटल टैंक की तरफ से। T-90 टैंक्स की बात करें तो ये इंडियन आर्मी की आर्म्ड कोर की बैकबोन टैंक है और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से इन टैंक्स को अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है। ये फैसला रिसेंटली स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की तरफ से दिया जा रहा है और अभी T-90 टैंक्स में एक 1350 HP स्टैंडर्ड के इंजन को इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। इसको लेकर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अप्रूवल दिया जा चुका है और इसके लिए 54,000 करोड़ के बजट को एलोकेट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि T-90 टैंक्स में कौन सी इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है या इंजन की मेन सप्लायर कौन होने वाला है। अभी तक इसको लेकर कोई भी डाटा नहीं दिया जा रहा है। अभी इंडियन आर्मी में 1100 से ज्यादा T-90 टैंक मौजूद है, जिसमें ज्यादातर T-90S वेरिएंट है। फिलहाल ये टैंक V92S2 डीजल इंजन पर जो कि 1000 HP को जनरेट कर सकता है, जो प्लेन्स और मॉडरेट अल्टीट्यूड के लिए तो काफी ठीक है, लेकिन हाई अल्टीट्यूड रीजन में जैसे कि लद्दाख में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन में ये काफी स्ट्रगल करते हैं। T-90MS जो कि T-90 एक्सपोर्ट वेरिएंट है, उसमें 1250 HP स्टैंडर्ड की V96 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मोबिलिटी और परफॉर्मेंस के मामले में T-90 से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जिस वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से भी अपनी एग्जिस्टिंग T-90 टैंक्स को एक 1350 HP स्टैंडर्ड के इंजन से पावर करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि ओरिजिनल T-90MS से भी बेहतर परफॉर्म प्रोवाइड करने वाला है, खास करके लद्दाख रीजन में बेहतर तरीके से परफॉर्म करने वाला है। सप्लायर ऑप्शन की बात करें तो रशिया एक मेजर कंटेंडर के तौर पर यहाँ पर सामने आ सकता है, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रिसेंटली रोजोबरोन एक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन की डील को अप्रूव किया, जिसमें T-72 टैंक्स के लिए 1000 HP की V92S2 डीजल इंजन को खरीदा जाने वाला है। रिपोर्ट्स और ऑनलाइन सोर्सेस से इंडिकेट कर रहे हैं कि रशिया इंडियन आर्मी के लिए एक कस्टमाइज 1350 HP स्टैंडर्ड की इंजन को डेवलप कर सकता है, जो या तो V96 का अपडेटेड वर्जन हो सकता है या फिर V92S2F इंजन का एक और पावरफुल डेरिवेटिव हो सकता है। लेकिन फिलहाल रशिया के किसी भी एग्जिस्टिंग इंजन में एग्जैक्ट 1350 HP स्टैंडर्ड की स्पेसिफिकेशन मौजूद नहीं है, जिस वजह से यूरोपियन इंजन ऑप्शन को भी यहाँ पर लिस्ट पर रखा जा रहा है। साथ ही इंडिजिनस डाटन सीरीज के इंजन को भी नजर में रखा जा रहा है, जो कि 1500 HP तक की पावर को जनरेट कर सकता है, लेकिन इसको T-90 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे चल के ट्यून किया जा सकता है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।